भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, तो इनका एक काफी बड़ा सपना था। इनका सपना था कि 2020 तक इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाए। इस सपने को साकार करने के लिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंटेशन को भी तैयार किया था, जिसका नाम रखा गया था इंडियाज विजन 2020। लेकिन 2020 खत्म हो चुका है, 2021 आ चुका है और अभी भी इंडिया डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बुक के बारे में। यहाँ पर कई सारे की एलिमेंट्स को हाईलाइट किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि क्यों इंडिया अभी तक डेवलप कंट्री नहीं बन पाया और फ्यूचर में इंडिया कब तक एक डेवलप कंट्री बन जाएगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और मजेदार होगी, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इंडियाज विजन 2020, तो इसे प्रिपेयर किया गया था बाय टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। और इस डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और यहाँ पर 500 लोगों की एक एक्सपर्ट टीम भी थी। वैसे इस बुक में एक प्लान के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जहाँ पर इसका मेन एम है कि इंडिया को एक डेवलप कंट्री में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए। इस सपने को साकार करने के लिए यहाँ पर 5 की एरियाज को आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो कि इंडिया को एक काफी ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और टैलेंटेड मैन पावर को एक काफी बेहतरीन ढंग से इंटीग्रेट करके इसके मैक्सिमम यूटिलाइज करें, तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है तो वो तो डबल तेजी से ग्रो होगी। और इन सभी के कॉम्बिनेशन से हमारा जो विजन है ऑफ डेवलप्ड इंडिया, तो वो भी साकार होगा। एक तौर से हम कह सकते हैं ये है इस डॉक्यूमेंट की समरी, और यहाँ पर 5 की सेक्टर्स के बारे में भी बताया गया है। और अगर हम इन 5 की सेक्टर्स पर काफी ज्यादा फोकस करें, तो डेफिनेटली इंडिया न केवल ही डेवलप कंट्री बनेगा, बल्कि आने वाले समय में एक सुपर पावर के रूप में उभर के आएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन 5 की सेक्टर्स के बारे में। सबसे पहला था एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पर एम रखा गया था कि जो भी प्रेजेंट प्रोडक्शन होती है इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, तो उसे हम डबल कर दें। ये जो सेक्टर है हम सभी को पता है इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इंडिया की जीडीपी में ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम इसे डेवलप कर ले, तो आने वाले समय में ये डेफिनेटली एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट बूस्ट देगा हमारी इकोनॉमी में। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि संसद में जो 3 बिल्स फार्म बिल्स को पारित किया गया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स के बीच में कितना ज्यादा आक्रोश फैला हुआ है। वैसे तो ये काफी ज्यादा इंटेंस टॉपिक है, हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप सोच सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फिलहाल जो ग्रोथ है, तो वो कुछ हद तक थोड़ी अफेक्ट हो सकती है, जो कि इंडिया की जीडीपी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा आपने देखा ही होगा कि पैंडेमिक के सिचुएशन में भी एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसने पॉजिटिव ग्रोथ को मेंटेन रखा है। वैसे पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आपको कुछ एग्जांपल्स में दूं, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन है। इसके साथ ही इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है ऑफ स्पाइसेस। फिर इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोसेसर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ऑफ कैश्यू नट्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और आने वाले समय में 2024 तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अकेले $33 बिलियन की इन्वेस्टमेंट को देखा जाएगा, जिससे 9 मिलियन पीपल्स को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। फिर 2025 तक अगर हम इंडिया की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को देखें, तो इसकी जो टोटल वर्थ होगी, तो वो लगभग $500 बिलियन की होगी। फिर 2030 आते आते इंडिया के हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करें, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर होगा। इसके अलावा सरकार ने इसे और ज्यादा बूस्ट देने के लिए एक मेगा फूड पार्क स्कीम को भी लॉन्च किया है, जहां पर 37 फूड पार्क्स को तो ऑलरेडी सैंक्शन भी कर दिया गया है। लेकिन जिस तेजी से यहाँ पर काम होना चाहिए, तो उस तेजी से डेफिनेटली यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इंडिया ऑलरेडी सरप्लस फूड ग्रेन्स को बना रहा है। हम हर साल देखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारे जो फूड ग्रेन्स है, टन्स की संख्या में हमारे फूड ग्रेन्स खराब हो रहे हैं, और इस पर ध्यान देने की काफी ज्यादा आवश्यकता है। वैसे तो सरकार ने ऑलरेडी एक टारगेट रखा है कि 2022 तक उन्हें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, लेकिन ये कितना सफल होता है वक्त ही बताएगा। बट अगर ये सब जो काम है, फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, इजरायली टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना, ऑर्गेनिक खेती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना, तो अगर हम ये सब चीजें 2010 से ही इस पर बल देना शुरू कर देते, तो अब तक तो हमें इसके काफी सारे फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी नजर आ जाते हैं। वेल, देर आए दुरुस्त आए। आपकी क्या राय है इस सेक्टर के बारे में, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सेकेंड सेक्टर में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायबल इलेक्ट्रिक पावर।
अब इस क्षेत्र में डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जब से मोदी सरकार आई है तब से लेके अब तक यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर एक स्पेशल अटेंशन दी गई है टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पावर, और गवर्नमेंट का भी यहाँ पर टारगेट है कि 2022 तक उन्हें 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज को जनरेट करना है। इसके अलावा हमारे देश में कई सारे सोलर पार्क्स भी बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क भादला सोलर पार्क जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पार्क को भी बनाया जा रहा है और भी कई तरह के सोलर पार्क्स को डेवलप किए जाएंगे। फिर रिसेंटली आपने सुना होगा कि पिछले ही साल मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के सभी गांवों तक बिजली पहुंच चुकी है और इंडिया अब एक काफी ज्यादा सरप्लस पावर वाला कंट्री बन चुका है। इसके अलावा तो हमारे कई सारे एम्बिशियस और इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स भी है, जिसमें शामिल है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे प्रोजेक्ट्स। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक पावर के क्षेत्र में पिछले 7 सालों में काफी ज्यादा काम किया गया है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, डेफिनेटली नो वन कैन डिनाई इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से ग्रो करने में लगा हुआ है। हम रिकॉर्ड की संख्या में हाईवेज एक्सप्रेसवे को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन ये जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, फिर हाईवेज, एक्सप्रेसवे, ये सभी के कंस्ट्रक्शन का काम अगर 10 साल पहले से ही शुरू हो जाता तो अब तक तो कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार भी हो जाते और इनका हमें एक काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव भी देखने मिलता ऑन आवर इकोनॉमी। बट उस टाइम पे जिस लेवल पे काम किया जाना था उस स्केल में नहीं हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेसवे और भी कई सारी चीजें हैं जैसे कि रेलवेज, तो इनका कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से किया जा रहा है। हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के कुछ सेक्शन को तो ओपन भी कर दिया गया है और आने वाले समय में हमारी इंडियन रेलवेज का भी टारगेट है कि 2023 तक वो 100% इलेक्ट्रिक बन जाए। सो डेफिनेटली इस क्षेत्र में भी हम काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली करप्शन और कई तरह के पॉलिटिकल इश्यूज के चलते ये काफी ज्यादा रखड़ गया है। बट अब हमें इस पर काम होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे सेक्टर की बात करें तो वो था एजुकेशन और हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर डेफिनेटली इंडिया के केस में काफी ज्यादा पुअर था, लेकिन कोविड-19 जैसे सिचुएशन की वजह से अब फाइनली आपने देखा होगा हमारा जो रीसेंट बजट अनाउंस किया गया है तो उसमें हेल्थ केयर को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और किसी भी देश के लिए हेल्थ केयर एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा देश हेल्दी रहेगा उतनी ज्यादा उसकी लिटरेसी भी ग्रो करेगी और साथ ही में उसकी वर्कफोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। उसके अलावा एजुकेशन के मामले में भी यहाँ पर अब काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो हम काफी ज्यादा आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे, तो अब ये काफी तेजी से चेंज होने वाला है और रिसेंटली एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भी लॉन्च किया गया है। वैसे इस पॉलिसी को अमल में लाने के लिए डेफिनेटली कुछ साल का समय लग जाएगा, लेकिन इससे डेफिनेटली हमें काफी सकारात्मक प्रभाव देखने मिलेगा। चौथे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को स्ट्रांग और मजबूत बनाने पर काफी ज्यादा फोकस दिया गया था। यहाँ पर ई गवर्नेंस को बढ़ाने में और साथ ही में रिमोट एरियाज तक एजुकेशन को पहुंचाने पर काफी ज्यादा बल दिया गया था। वैसे इसके करंट प्रोग्रेस की बात करें तो डेफिनेटली इस क्षेत्र में इंडिया ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज की तारीख में इंडिया को एक आईटी हब के रूप में देखा जाता है और बेंगलुरु को तो इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसके अलावा इंडिया के कई सारे स्टार्टअप कंपनीज की वजह से एक काफी बेहतरीन इकोसिस्टम तैयार हुआ है और दुनिया की बड़ी बड़ी जॉइंट कंपनीज इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को लॉन्च कर रही हैं। फाइनली लास्ट पॉइंट में हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक वर्ल्ड क्लास लेवल तक और काफी ज्यादा एडवांस आधुनिक बनाने में काफी ज्यादा बल दिया गया है। वैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर तो इसरो ने कई सारे चमत्कार करके दिखाए हैं। इसरो ने कई सारे मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिए हैं और आज की तारीख में इसरो को एक काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एक पायनियर के तौर पे देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट लॉन्चिंग। और रिसेंटली आपने देखा होगा हमने ब्राजील की एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके अलावा 2022 तक इसरो को एक काफी ज्यादा एम्बिशियस मिशन को भी कंडक्ट करना है जिसका नाम है गगनयान मिशन। इस मिशन के तहत इंडिया पहली बार इंडिया की धरती से इंसान को स्पेस में भेजा जाएगा और डेफिनेटली पूरे देश के लिए एक काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट होने वाला है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया का काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इनफैक्ट हमने तो पूरे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी बनाया है और अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ध्यान देते हुए तेजस MK2 एम का जैसे आधुनिक एडवांस फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को अब इंडिया में ही बनाया जाएगा। लेकिन अभी भी जो फाइटर जेट्स के इंजन है तो इसके मामले में इंडिया को ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई है। हमारे जो कावेरी प्रोजेक्ट था तो वो भी एक तौर से आप कह सकते हो सेमी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर 100 किलो न्यूटन तक के पावर को जनरेट करना था फ्रॉम दिस इंजन, लेकिन हम इसके आधे थ्रस्ट को ही पैदा करने में अभी तक सफल हुए हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे स्टार्टअप्स भी अपनी एडवांस 3D टेक्नोलॉजीज के साथ काफी बेहतरीन डिफेंस प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। तो ये थे वो 5 की एरियाज जहां अगर हम 10-20 साल पहले काफी ज्यादा ध्यान देते तो डेफिनेटली आज के समय में इंडिया एक काफी ज्यादा डेवलप नेशन कहलाता। बट अनफॉर्चुनेटली हमने इस बस को मिस कर दी है।
लेकिन अब कई एक्सपर्ट्स द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि 2040-2050 तक इंडिया डेफिनेटली एक काफी ज्यादा एडवांस और एक ग्लोबल सुपर पावर कहलाएगा। और सरकार का भी टारगेट है कि 2025 तक उन्हें इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। वैसे आपकी क्या राय है इसके बारे में? लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो।